बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और इसके साथ ही आरोपी पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 2015 में इटावा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। और कर लेते एक और बड़ी खबर का। अलवर में जयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने बसई के महिला सरपंच पति कृष्ण कुमार मीणा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मकान का पट्टा जारी करने के नाम पर सरपंच पति रिश्वत मांग रहा था, तभी एसीबी ने उसे धर पकड़ा। आपको बता दें, कार्रवाई के दौरान एसीबी जयपुर के डीएसपी भी वहां मौजूद थे। के पट्टे के लिए जो है ग्राम पंचायत में आवेदन किया था और उसके लिए ग्राम पंचायत के जो सरपंच है, उसके सरपंच पति जो है कृष्ण कुमार मीणा, उन्होंने उसके पट्टे को देने के लिए उनसे 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी, जिसका रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया और सत्यापन में 20,000 रुपये रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई, जिस पर आज हमने उसको सरपंच पति कृष्ण कुमार मीणा को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया और कार्रवाई जारी है। और खबर बीकानेर से, जहां जेल में सुरक्षा में तैनात एक जवान ने ही जेल की सुरक्षा में सेंध लगा दिया। आरोप है कि आरोपी जवान महेंद्र बिश्नोई ने जेल में बंद बंदियों तक मोबाइल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी आरएसी जवान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी कमांडेंट ने आरोपी को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी जवान ने ड्यूटी के दौरान टावर के ऊपर 5 मोबाइल जेल में फेंके, लेकिन तभी एक सुरक्षा प्रहरी ने बंदियों के पास मोबाइल देख लिया और आरोपी जवान पकड़ा गया। पुलिस आरोपी जवान से पूछताछ कर रही है। वाचर्स पोस्ट पर ड्यूटी थी और उसने वो अंदर बंदियों से मिली भगत करके वो पैकेट फेंके थे और उस आधार पे जेल प्रशासन की रिपोर्ट पे थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये पाया गया कि आरएसी के कांस्टेबल महेंद्र ने जेल के अंदर बंदियों से साँठ गांठ कर 5 मोबाइल, 5 उनके चार्जर और 5 लीड जो पैकेट बना के अंदर जेल के डाले थे और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर महेंद्र सिपाही है उसको गिरफ्तार किया गया। आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। करौली हिंसा को लेकर बयानों का दौर जारी है, लेकिन वहां का दौरा कर लौटी कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने सख्ती के संकेत दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हर नीति देखी, लेकिन मैंने दंगा नीति बीजेपी से ही सीखी है। तो बीजेपी ने पूरे देश में रोड मैप तैयार कर लिया कि कुछ नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, दंगे कराओ। करौली की घटना जहां प्रदेश के साथ ही देश भर में सुर्खियों में है, तो बीजेपी और कांग्रेस की तल्खी भी बढ़ती जा रही है। सरकार ऐसी घटनाओं को लेकर सख्त तो है, लेकिन प्रदेश में जगह जगह से असामाजिक तत्वों के उत्पात की खबरों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। तो सरकार साफ संकेत दे रही है कि हिंसा का माहौल बनाने वाले किसी भी शख्स या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। राजनीति कर रही, तय कर ले बीजेपी, कांग्रेस का वर्कर हो चाहे बीजेपी का वर्कर हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, जो भी दंगा करने के लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी को नहीं छोड़ेंगे। वीडियो आ रहे हैं, वीडियो में दिख रहे हैं जो बीजेपी वालों के साथ खड़े होकर कई स्ट्रीट सीटर घूम रहे हैं ना और नारे लगा रहे हो, वीडियो आ गए हैं, कोई नहीं बचेगा। मैं उन सबको समझा रहा हूँ, ज्यादा गलतफहमी मत मानो। आपको बता दें कि करौली हिंसा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की टीम घटनास्थल से लौटी
तो दोनों ही तरफ से अलग अलग दलीलें पेश की गयी। कांग्रेस की ओर से गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दोनों पक्षों की गलती मानी है और दोनों पक्षों पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। और ऐसे वीडियो यहाँ पुलिस को भेज दिए। मैंने पुलिस वालों से भी कहा है, पुलिस वाले भी इस गलतफहमी में नहीं रहे। ये पुलिस की जिम्मेदारी उस थानाधिकारी की कि यदि किसी सेंसिटिव एरिया से जुलूस निकलता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का जुलूस हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी भी जाति का हो, पारसी जैन बौद्ध, और उस एरिया में यदि सेंसिटिव एरिया दंगा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, तो पुलिस को परमिट नहीं करना चाहिए। मुश्किल ये है कि कांग्रेस की कमेटी की रिपोर्ट के इतर बीजेपी भी तर्क दे रही है। बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, तो सरकार की तरफ से संकेतों में ऐसी हिंसा को लेकर बीजेपी को ताकीद किया जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि ऐसी हिंसा किसी भी समाज के हित में नहीं हो सकती। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। करौली में एक देवदूत की चर्चा खूब हो रही है, उसी पुलिस कांस्टेबल की जिसने जिंदगी की परवाह न करते हुए एक मासूम बच्ची की जान बचाई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कांस्टेबल की बहादुरी को सलाम करते हुए नेत्रेश शर्मा को हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोट कर दिया। लेकिन उस दिन हुआ क्या था, सुनिए गुड़िया की मां की जुबानी नेत्रेश के दिलेरी की कहानी। दुनिया ने देखी राजस्थान पुलिस की दिलेरी। मरुधरा ने माना राजस्थान पुलिस का लोहा। नेत्रेश की जांबाजी को दुनिया का सलाम। अब गुड़िया की मां से सुनिए दिलेरी की दास्तान। पत्थरबाजी हो रही थी और ना चूड़े बाहर निकाल के ऐसे सड़कों पे डंडे से तोड़े थे, पेट्रोल डाल के आग लगा, ऐसी लंबी लंबी ऊंची लपटें उठ रही थी आग की। बहुत भयानक मंजर था उस दिन। मैंने उन महिला जो जिनकी गोद में बच्चा था उनसे वो बच्चा मेरी गोद में लिया। महिला ने पहले से ही उस बच्चे को एक शॉल में लपेट रखा था। मैंने मेरी गोद में लेके महिलाओं को समझाया कि हमें अब तेज़ी से इस घर से दौड़कर बाहर निकलना है। तो बच्चे को मैं अपने सीने से चिपका के और दोनों हाथों से पूरी तरह कवर करके और मैं तेज़ी से दौड़ते हुए घर से बाहर निकल आया। महिलाएं भी मेरे पीछे पीछे तेज़ गति से एकदम बाहर आ गई और हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। वहां पर मैंने बच्चे को अपनी मां को सुपुर्द कर दिया। ये तस्वीर याद है ना, एक बहादुर कांस्टेबल ने अपनी जान दांव पर लगाकर एक मासूम सी बच्ची की जान बचाई थी। ये तस्वीर याद है ना, एक दिलेर पुलिस वाले ने हिंसा की आड़ में नफरत फैलाने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगाया था। दुनिया ने देखा, सबने सराहा। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फोन करके कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा को शाबाशी दी। कांस्टेबल से प्रमोट कर उन्हें हेड कांस्टेबल बना दिया। आपने बहुत शानदार काम किया, बहुत अनुकर लिए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके पढ़ करके। अभी मैंने आपके डीजी साहब सबको बुलाया था, आपके होम कमिश्नर भी थे, डीजी भी थे, सब लोग थे। तो मैंने कहा भाई आप ऐसे कांस्टेबल को प्रमोट करो। तो हमने तय किया आपको कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बनाने का निर्णय किया है। तो मैंने कहा मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उस दिन हुआ क्या था? मासूम सी गुड़िया आग की लपटों के बीच फंस कैसे गई थी और कैसे नेत्रेश ने अपनी जान की परवाह ना कर गुड़िया को बचाया? आज टीवी पर पहली बार सुनिए गुड़िया की मां की जुबानी नेत्रेश की दिलेरी की कहानी। मार्केट गए थे, मेरी दौरानी का से जाना था, उसको शॉपिंग कराने के लिए गई थी और 3:30 बजे समथिंग लिए हमने साड़ी ली और सामान लिया। जैसे ही हम ना चूड़े मार्केट में पहुंचे थे, शॉप पे बैठी थी, 5 मिनट बैठे थे मुश्किल से। तो इतने में है ना हल्ला सा होने लग गया कि मैडम बाहर निकलो, बाहर निकलो, पत्थरबाजी यहाँ पे है ना दंगे से होने वाले। उनको शायद लग गया था आइडिया, तो उस चक्कर में हम है ना और फिर शोर से होने लग गया एकदम से। हम डर गए थे एकदम। जी हाँ, विनीता अग्रवाल उस समय शॉपिंग करने करौली बाजार गई थी और इसी बीच हिंसा की आग भड़क गई। जान बचाने के लिए पास के घर में शरण ली, लेकिन आग की लपटों ने घर को घेर लिया। बचने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और उसी समय कांस्टेबल नेत्रेश देवदूत बनकर वहां पहुंच गए। आग लगने लग गई, हम डर गए बहुत बुरी तरीके से। उस घर में धुआं वगैरह उठ गया, उसमें काफी सारा धुआं हो गया
धुआं ही धुआं चारों बगल। ऑटो ऊपर चले गए, हम नीचे ही रह गए। फिर बाद में काफ़ी देर तक खड़े रहिए, फिर थोड़ा मामला से शांत हुआ। फिर वो किसी को आवाज़ दी, ऐसे पुलिस वाले आ गए थे ना, तब जाके हमने उन्हें बुलाया। तब वो पुलिस वाले भैया आए, तो उन्होंने वो भाभी वो तो चले गए, मेरी गोदी में क्या पीऊ थे, तो मैं वहीं डर की वजह से वहीं खड़ी रह गई, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी आगे निकलने की। तो वो पुलिस वाले भैया ने वो पीऊ को पकड़ा एकदम जल्दी से, उन्होंने बाहर निकाला। एक ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर इसके, फिर वहाँ से निकले थे। विनीता को नेत्रेश जैसे पुलिस वालों पर नाज है। वो कहती हैं, जब तक राजस्थान पुलिस में नेत्रेश जैसे जाबाज हैं, हम सुरक्षित हैं। करौली सुरक्षित है, मरुधरा सुरक्षित है। करौली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। और कर लेते हैं अगली खबर का। देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत के सुपरविजन में 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है। एएसपी पारस जैन को जांच अधिकारी बनाया गया है। एएसपी राम कल्याण, डीएसपी अमर सिंह, साइबर सेल एएसआई प्रताप सिंह भी टीम में शामिल हैं। डीजीपी से अनुमोदन के बाद एडीजी अशोक राठौर ने आदेश जारी किए। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में मंगलवार को 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने सैलून में घुसकर देवा गुर्जर की हत्या की थी। हत्या के बाद जमकर बवाल और प्रदर्शन भी हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देवा गुर्जर हत्या मामले पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जांच को और तेज करने की बात चल रही है। एसआईटी पूरे मामले पर जांच करेगी। कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत के सुपरविजन में 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। एएसपी पारस जैन को जांच अधिकारी बनाया गया है और इसके साथ ही एएसपी राम कल्याण, डीएसपी अमर सिंह, साइबर सेल एएसआई प्रताप सिंह को भी टीम में शामिल किया गया है। डीजीपी से अनुमोदन के बाद एडीजी अशोक राठौर ने आदेश जारी किए हैं। तो आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में मंगलवार को 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने सैलून में घुसकर देवा गुर्जर की हत्या कर दी थी और हत्या के बाद से ही जमकर बवाल हुआ और प्रदर्शन देखने को मिला। और खबर चूरू से, जहां अपने परिजनों से परेशान होकर घर से भागे एक प्रेमी जोड़े ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि युवती रेखा के परिजन उसकी शादी आटा साटा प्रथा के तहत रिश्तेदारी में ही करना चाह रहे थे, लेकिन युवती अपने प्रेमी श्रवण कुमार से शादी करना चाहती थी। युवती के घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे। आपको बता दें, परिवार के खिलाफ जाकर युवती ने अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली है। आरोप है कि अब युवती के परिवार वालों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल एसपी से शिकायत के बाद दोनों को पुलिस सुरक्षा दी गई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया पर सीएम गहलोत को लेकर कमेंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। राकेश सिंह शेखावत ने रमजान के महीने में बिजली कटौती को लेकर फेसबुक पर पोस्ट किया और सीएम गहलोत को धमकी तक दे डाली, जिसके बाद पुलिस विभाग की स्पेशल टीम ने आरोपी युवक को दस्तयाब कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि गुस्से में आकर शराब के नशे में उसने ऐसी पोस्ट की थी। आरोपी मूल रूप से सीकर का रहने वाला है और हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है। आरोपी के खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। नॉर्मली कुछ भी नहीं है भाई। नौरतों में कोई दिक्कत नहीं है, बिजली कटे नहीं कटे, दिवाली पे कटे कोई दिक्कत नहीं है, रमजान में नहीं कटनी चाहिए, उनको दिक्कत होती है। इसलिए आपने ऐसे चीज़ों पे गुस्सा आ जाता है, आदमी लिख देता है। इंटेंशन नहीं तय था, यही मारने की इच्छा थी या खाली मारने की इच्छा मेरे पास क्या नहीं, तो इच्छा थी आदमी हथियार होता तो मार देते हैं। क्या होता तो पहुँचता कहाँ साधारण आदमी। ये राकेश सिंह शेखावत है, मूल रूप से सीकर का रहने वाला है और यहाँ जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट
उनके फैक्ट्री में कंप्यूटर ऑपरेटर काम करता है। सोशल मीडिया फेसबुक पर अनर्गल टिप्पणी करने और धमकी भरी पोस्ट करने के आरोप में इस व्यक्ति को दस्तयाब करके पूछताछ की गई। इसने शराब के नशे में इस तरह की पोस्ट की थी। इसने ये पोस्ट करना स्वीकार किया। समुचित इंतजामी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दौसा की डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस की गूंज एक बार फिर संसद में सुनाई दी। राज्यसभा में सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस मामले को उठाते हुए डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। मीणा ने कहा, केंद्र सरकार ने भी 2019 में डॉक्टर्स की सुरक्षा से जुड़ा एक मसौदा तैयार किया था, लेकिन वो बिल पास नहीं हुआ। ऐसे में लगातार डॉक्टर्स पर हो रहे हमले और अस्पतालों में हो रही तोड़फोड़ को देखते हुए डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून लाना चाहिए। मरीज की मौत को डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही से जोड़ देने के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टरों पर हमले करने का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। हाल ही में राजस्थान में एक महिला डॉक्टर ने दबाव के कारण खुदकुशी कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 के अपने फैसले में कहा था कि डॉक्टर सर्वोच्च क्षमता के साथ मरीज का इलाज करता है। किसी कारण से मरीज की मौत होती है तो उसके कारण डॉक्टर लापरवाही का दोषी नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले के अनुसार सर्जरी के दौरान मरीज की मृत्यु हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर की लापरवाही नहीं माना जा सकता। इसके लिए चिकित्सा साक्ष्य जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के 2022 के एक फैसले के अनुसार अदालतें फैसला देने से पूर्व डॉक्टर को अपना पक्ष सुनने का मौका दें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2021 में बॉम्बे अस्पताल के केस में कहा था कि मरीज की मौत के हर मामले को चिकित्सीय लापरवाही से नहीं जोड़ना चाहिए। डॉक्टर, नर्स से मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में एक बिल का मसौदा तैयार किया था, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में तोड़फोड़, हिंसा या कार्य में बाधा डालने पर परिजनों के खिलाफ कड़ी धाराओं में केस दर्ज किया जाना नितांत आवश्यक है। अतः केंद्र सरकार से मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा करने की दृष्टि से सख्त कानून संसद से पास किया जाए। दिल्ली में यमुना के हालात चिंताजनक है, ये कहना है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान शेखावत ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। शेखावत से खास बात की संवाददाता रचना उपाध्याय ने। बड़े दिन है क्योंकि जिस तरीके से आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और चैती छठ की शुरुआत हो चुकी है और जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त यमुना का इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके से बीजेपी का स्थापना दिवस है और चैती छठ की शुरुआत हो चुकी है, यमुना के हालात हमने दिल्ली में देखे हैं। इतने खराब हालात है कि लोग पूजा करने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन मजबूरी में उन्हें गंदे पानी में पूजा करनी पड़ती है। देखिए, निश्चित रूप से हालात चिंताजनक है और दिल्ली की सरकार ने जो वादा किया था कि हम यमुना को इतना शुद्ध कर देंगे कि लोग इसमें डुबकी लगा सकेंगे और नया जो है थेम्स नदी के जैसी साफ हो जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली की सरकार अपने वादे को पूरा करने अन्य वादों की तरह ही उसमें भी फेल हुई। जो प्रोजेक्ट्स दिल्ली सरकार ने कंसीव किए थे, भारत सरकार ने नमामि गंगे मिशन के तहत जिन प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया था 2016 में, 2018 में जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए, उनका वर्क ऑर्डर इशू करने में सामान्यतया 2-3 महीने का समय लगना चाहिए। यदि मैं पूरे नमामि गंगे मिशन की परिस्थितियों को देखूं तो 22 महीने से लेकर के 27 महीने तक केवल ये टेंडर अवार्ड करने की स्थिति तक आने में जो है परिस्थितियां बनी। कई प्रोजेक्ट ऐसे अनाउंस किए गए जिनका आज तक भी जो है ज़मीन चिन्हित नहीं की जा सकी है, लेकिन फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से इस संकट के समग्र समाधान के लिए जो विषय, जो संकल्प उनका था और नमामि गंगे मिशन के तहत जिस तरह से पूरे गंगा बेसिन के शुद्धिकरण के लिए और इसकी अविरलता और निर्मलता के लिए काम करने का जो संकल्प था, गंगा में निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव परिवर्तन सभी लोग देखते हैं और उस बात को एंडोर्स भी करते हैं।
लेकिन यमुना में आज वो परिस्थिति नहीं बन पाई। आज भी यमुना में जो जितना सूवेज टोटल आता है उसका लगभग 1/3 सूवेज जो है वो अनट्रीटेड आता है, और इसलिए जो प्रभाव उस ट्रीटेड पानी को इसमें छोड़ने के कारण से होता है वो भी डाइल्यूट हो जाता है। महामारी से बचने की खुशियां मना रहे आम आदमी पर अब पड़ने लगी है महंगाई की मार। अप्रैल का महीना शुरू होने के साथ ही महंगाई का मीटर तेजी से दौड़ने लगा है। मौसमी सब्जियों की कीमत में 30 से 40% तक का इजाफा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाया है नींबू के दाम ने। 50 रुपए किलो मिलने वाला नींबू अब 400 रुपए किलो की कीमत लांघने को तैयार है। देखिए मरुधरा पर अब महंगाई की मार। महामारी के बाद अब महंगाई की मार। ये गर्मी 2 महीने तो क्या माल महंगा रहता है, महंगा ही रहेगा अभी। और बाजार में जो तेल भाव वगैरह पेट्रोल बढ़ने से कोई फर्क पड़ा? पेट्रोल बढ़ने से बहुत फर्क पड़ा है सर। सबसे ज्यादा फर्क तो पेट्रोल डीजल से ही पड़ा है मार्केट में। सब्जियों की कीमत में पेट्रोल डीजल का तड़का। महंगी हो रही है सब्जियां, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रखी है एज़ कम्पेयर टू लास्ट मंथ प्राइजेस। मतलब हर चीज़ डबल रेट हो रही है। इवन पेट्रोल डीजल भी गवर्नमेंट ने महंगा कर रखा है। शहर शहर नींबू की कीमत से दांत हुए खट्टे। हालात ये हैं कि नींबू अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके 400 रुपए किलो से ज्यादा निकल चुका है। बढ़ गया, जैसे नींबू 20 रुपए किलो 30 रुपए थे, आज 400 रुपए किलो मिल रहा है नींबू। 400 रुपए किलो? 100 रुपए पाव बोल रहे हैं। क्या खाएगा इंसान? मरुधरा तेज गर्मी से तप रही है तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के बाद अब सब्जियों के दाम भी आग बरसाने लगे हैं। राजधानी जयपुर हो, जैसलमेर हो या सरहदी श्रीगंगानगर, महंगाई की मार हर तरफ एक ही तरह दिख रही है। जयपुर में नींबू 400 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे हैं, तो जैसलमेर में इसका भाव 300 से 350 रुपए के बीच है। वहीं कोटा में नींबू 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो उदयपुर में भी ये 300 रुपए प्रति किलो के भाव से मिल रहा है। तो श्रीगंगानगर में 350 रुपए किलो कीमत है नींबू की। राजधानी के साथ कोचिंग सिटी कोटा में भी सब्जियों की कीमत लोगों को परेशान कर रही है। सब्जियां 30 से 40% तक महंगी हो गई हैं। घर का खर्च है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, आमदनी घटती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।